हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंडल क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ टुडे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 6th February 2023. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द यूएस शॉटडाउन, ठीक है, फॉलोड बाय द अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। बट आज के न्यूज़पेपर में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन। ये जो है इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल भी आया है और G20 ने एक रिव्यू मीटिंग भी बनाया है अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी एंड ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी. Both are alike. We have to study it together to understand the challenges in making transition from fossil fuel based energy to non fossil fuel based energy or renewable energy. तो इसके क्या challenges होते हैं specifically developing countries like India में. ओके, तो वो आज हम इसको देखेंगे. Along with that we will also do certain goals which India has committed during the COP26 at Glasgow. तो ये सब आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, so along with that we will also study about the ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन. उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आया है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमने कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट किया था. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया था अबाउट द हायर एजुकेशन, जिसमें बताया गया था कि पहली बार जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 4 करोड़ का फिगर क्रॉस किया है. Okay, so we will study all that thing, and then we will also study about Maulana Azad national scholarship schemes. Okay, about the minor related to minorities. तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये न्यूज़ भी हम पढ़ेंगे. So let's start with the news. The first news is Musharraf passes away in Dubai. So former Pakistan President and Army Chief General Pervez Musharraf, okay, he had proposed to resolve the Jammu and Kashmir dispute between India and Pakistan by proposing the Musharraf formula. So he has passed away in Dubai. ओके, इनको एक बीमारी थी दैट इज कॉल्ड एज एमिलोइडोसिस. ठीक है, एमिलोइडोसिस. इस एमिलोइडोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे एमिलोइज करके एक प्रोटीन होता है, वो बॉडी में बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है. तो वो सिक्रीशन की वजह से जो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट और किडनी, इनकी फंक्शनिंग में, लीवर में, इनके फंक्शनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है. तो ये एक बहुत ही रेयर डिजीज है. सो ही हैज पास्ड अवे बिकॉज ऑफ दिस डिजीज एंड ही वाज इन एग्जाइल इन दुबई. द नेक्स्ट इज यूएस शॉट्स डाउन बलून, बेजिंग वार्न्स ऑफ रिस्पॉन्स. तो ये न्यूज हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था. चाइना कहता है कि ये जो बलून है इट इज फॉर मेट्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, बट यूएस इज सेइंग कि नो, इट इज फॉर सर्वेलेंस. ओके, सर्वेलेंस बलून है ये. यूएस में यूएस में इसको स्पॉट किया गया था. ओके, एंड यूएस हैज कॉल्ड इट एज अ सर्वेलेंस बलून. चाइना क्या कहता है, इट इज अ सिविलियन वेदर बलून that drifted off course because of westerlies and other things. But US is saying no, it is a surveillance balloon and hence it was shot down. उसके बाद US says that these Chinese balloons they have been spotted over Asia including the Andaman. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे that US Secretary of State Anthony Blinken ने चाइना विजिट करने वाले थे, but he had to call off his visit after the spotting of this surveillance balloon over the United States. The next is Congress to target PM with 3 questions a day on Adani stock scam. ठीक है, तो ये न्यूज़ जो है एक रिवीजन टाइप का है. हम पहले से इस न्यूज़ को किए हुए हैं. दिस न्यूज़ इज अबाउट द हिंडनबर्ग. ठीक है, एक हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग कंपनी है यूएस की. तो उसका एक रिपोर्ट था, ठीक है, जिसको हम हिंडनबर्ग रिपोर्ट कह सकते हैं. उसने अडानी ग्रुप पे एलिगेशंस लगाए थे. एक तो स्टॉक मैनिपुलेशन का, ठीक है, और दूसरा अकाउंट मैनिपुलेशन का. सो इसके बाद क्या हुआ कि अडानी विच वॉज गोइंग ऑन विद इज 20,000 करोड़ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. दिस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर इट वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड. ओके, बट देन अडानी हैड टू कॉल इट बैक. अडानी ने 20,000 करोड़ का जो एफपीओ था इसको बैक ले लिया. इट विल रिटर्न द मनी बैक टू द इन्वेस्टर्स. ये जो 20,000 करोड़ एफपीओ था इट वॉज मेनली सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. ओके, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स and high net worth individuals. ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखे होंगे कि ये जो एफपीओ था दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर विच इज सेलिंग ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी टू रेज एडिशनल कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉर एनी अदर पर्पस. ओके, तो इसको एफपीओ कहते हैं. ये कंपनी जो है वो लिस्टिंग के बाद जब अपने शेयर्स को जब बेचती है तो उसको हम कहते हैं एफपीओ. जो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन द कंपनी सेल्स इट्स शेयर्स बिफोर लिस्टिंग, ओके, इट इज कॉल्ड एज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. उसके बाद हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स क्या होता है, तो दीज आर द इंडिविजुअल्स हु हैव इन्वेस्टिबल सरप्लस ऑफ 5 करोड़ और मोर देन दैट. इन्वेस्टिबल सरप्लस ऑफ मिनिमम
₹5 करोड़, ठीक है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। अब अडानी ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो अडानी ग्रुप में हमने पहले भी पढ़ा था LIC और SBI का पैसा है, ठीक है ना। दे हैव इन्वेस्टेड इन अडानी, ओके, गॉट इट। So now over here the oppositions are demanding because these are the public money. So अगर अडानी कंपनी में कुछ हुआ तो this company will be impacted. Though LIC and SBI have said that they don't have too much exposure. SBI ने तो कहा था कि उनका 1% से भी कम है exposure अडानी ग्रुप में, but still oppositions they are going to ask questions related to Adani scam. Then the next is from the states cabinet likely to approve rupees 2000 crore project today to tackle air pollution. तो यहाँ पे दिल्ली कैबिनेट की बात हो रही है दैट दे आर गोइंग टू लॉन्च अ प्रोग्राम, ओके, to outsource the operation and management of 70 mechanical road sweepers to 10 water sprinklers and around 250 integrated water sprinklers come anti-smog guns to a private company instead of purchasing them. ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है इट एम्स फॉर इम्प्रूविंग रोड्स एंड रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट अराउंड ₹2000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 10 years. ओके, नाउ लेट्स सी जो मैकेनिकल रोड स्वीपर्स हैं दे एंड स्प्रिंकलर्स दे आर मोर इफेक्टिव देन द मैनुअल स्वीपिंग इन रिड्यूसिंग द डस्ट पॉल्यूशन. उसके बाद जो एंटी स्मॉग गन्स होते हैं दे हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन बाय स्प्रेइंग नेबुलाइज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू हाई प्रेशर प्रोपेलर्स. तो जो स्प्रेड वाटर है इट इंक्रीजेज द मास ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स, ठीक है, जो अदरवाइज दे आर इन द सस्पेंशन फॉर्म इन द एयर, ओके, तो उनका मास बढ़ा देता है एंड ब्रिंग्स देम टू द ग्राउंड. नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल, इंडियाज जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज मोर देन अ कोल स्टोरी, ठीक है ना. सो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन ये एक कीवर्ड है हमारे लिए, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, इज मोर देन अ कोल स्टोरी. मोर देन अ कोल स्टोरी का मतलब कि जैसे कि नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में हम क्या समझते हैं, ठीक है. एनर्जी ट्रांजिशन लाइक फॉर एग्जांपल सी नाउ सपोज एनी कंट्री इज यूजिंग कोल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड नाउ दे स्विच टू सोलार टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, तो ये एक एनर्जी ट्रांजिशन हो गया, ठीक है. बट क्या इसका कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं होगा, क्या इसका एम्प्लॉयमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया यहाँ पे इम्पैक्ट होगा. सो दैट्स वाई यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है दैट इज जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन. जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, तो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब हो जाता है कि जो ट्रांजिशन करते वक्त, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोल माइंस में पीपल दे आर एम्प्लॉयड, ठीक, फिर कोल बेस्ड जनरेशन है, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर जनरेशन है, ठीक है ना, कोल बेस्ड थर्मल पावर जनरेशन, ठीक है, तो उसमें जो लोग एम्प्लॉयड हैं देयर विल बी जॉब लॉस, ठीक, देयर विल बी जॉब लॉस. तो ये जो जॉब लॉस है, ठीक है ना, तो इसको भी हमें कंपनसेट करना होगा, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है कि तो इनको जो है इनकी स्किलिंग होनी चाहिए कि ताकि ये जो है वो अनएम्प्लॉयड ना रहें, ये एक जॉब मार्केट में ये बने रहें, ठीक है. देन दैट इज कॉल्ड एज जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन. सो दैट्स वाई द आर्टिकल इज फोकसिंग कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में जो एनर्जी ट्रांजिशन होगा वो सिर्फ नहीं होगा कि कोल बेस्ड से हम सोलार में चले जाएं, ठीक है ना. उसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा उसको भी हमें देखना पड़ेगा. दैट्स वाई द प्लान शुड ऑल्सो इंक्लूड ऑल दिस थिंग्स. सेकेंडली, जो सेकेंड चीज जो इसमें डिस्कस किया जाता है कि व्हाट आर द बेस्ट वे इन विच वी कैन मेक एन एनर्जी ट्रांजिशन विच हैज मिनिमम इम्पैक्ट on other things, other externalities associated with that. Okay, so returning back to the article, so if you will see that just energy transition partnership is emerging as the key mechanism for multilateral financing by developed countries to support an energy transition in developing countries, ठीक है. सो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो फेज है दैट इज फेज, इसका जो सिग्निफिकेंस है इट फॉलोज द इंसर्शन ऑफ द फ्रेज फेजिंग डाउन ऑफ कोल, ठीक है, फेजिंग डाउन ऑफ कोल इन विच वॉज एग्रीड इन ग्लासगो पैक्ट. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम पहले से ही है. नाउ इंडिया इज द कंसिडर्ड एज द नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर JET पार्टनरशिप. तो यहाँ पे जो इंडिया का जो प्रेसिडेंसी है G20 के लिए इट इज एन मूवमेंट टू फॉर्ज अ डील फॉर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी, ठीक. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एनर्जी ट्रांजिशन जो है इट कैन हैव वेरियस इम्पैक्ट स्पेशली
इंटरजनरेशनल एंड स्पेशल इक्विटी कंसर्न्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जब हम ट्रांजिशन करते हैं तो इट विल डेफिनेटली हैव इम्पैक्ट ऑन जॉब्स, it will disrupt the form of future energy access. Okay, then it will shrink states capacity to spend on welfare programs, which can lead to economic inequities between coal and other regions. तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग JETP डील्स है, ओके, दे पे लिमिटेड अटेंशन टू इंट्रा जनरेशनल इक्विटी सच एज जॉब लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द कोल फेज डाउन। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 डील साइन हो चुकी हैं, जैसे कि इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ, इंडोनेशिया के साथ और वियतनाम के साथ। पर जो साउथ अफ्रीका के साथ जो डील साइन हुआ है, इट टॉक्स अबाउट द जस्ट कंपोनेंट, दैट इज फंडिंग रीस्किलिंग एंड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कोल माइनिंग रीजन्स। Okay, the 2 other JPTs, they are focused on mitigation finance and sector specific transitions. अब यहाँ पे देखिए इंडिया का जो है, that India's transition requires significant simultaneous growth in energy demand. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे the Central Electricity Authority projects, okay, it says doubling of electricity demand by 2030. So a country that is likely to multiply its energy demand requires adequate supply from a diverse mix of sources and India cannot afford to put its development on hold while decarbonizing. मतलब यहाँ पे ये है कि हमें डेवलपमेंट और डिकार्बनाइजेशन दोनों एक साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज देयर कैन बी अ प्रॉब्लम. So if you will see, India has the ambitious target of 500 gigawatt of non-fossil, which includes 450 gigawatt of renewable energy capacity addition and 43% renewable energy purchase obligation by 2030, which has been provided under Electricity Conservation Amendment Act, National Green Hydrogen Mission, fiscal incentives and market mechanisms. Then it says that there are 3 sets of actions which we can take. Okay, so the first is acceleration in RE deployment. RE का मतलब renewable energy deployment की मतलब हमें renewable energy deployment जो है उसको accelerate करना पड़ेगा to match the pace of demand growth, क्योंकि डिमांड भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो इसके लिए हमको रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ही फास्ट रखना पड़ेगा. ओके, नाउ इफ यू विल जस्ट सी कि वाइल RE डिप्लॉयमेंट हैज आउटपेस्ड कोल इन रिसेंट ईयर्स, बट कोल पावर सर्व्ड 1/3 ऑफ द न्यू डिमांड. सो मीटिंग India's 2030 target requires accelerating non-fossil capacity addition from 16 gigawatt in 2022 to 75 gigawatt a year by 2030. Okay, second is domestic manufacturing of clean energy components is critical to sustain a JET. मतलब कि जो इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं सोलार पावर प्लांट्स के लिए, विंड पावर प्लांट्स के लिए, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही होना चाहिए, ठीक है ना. सो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें चैलेंज क्या है, दैट वाइल इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, द चैलेंज इज इन अचीविंग कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस. दैट इज इंडियन कंपनीज आर 20% costlier than the Chinese components. Giving preference to domestic components without addressing cost competitiveness may slow down the pace of development. Then the next is there is a case for realigning the current use of coal resources to enhance efficiencies until the period of phase down. मतलब ये कह रहे हैं कि कोल को एकदम से बंद मत करो, उसको धीरे धीरे फेज डाउन करो और उसको रीअलाइन करो अपना जो एनर्जी डिमांड है उससे, ठीक है. सो इससे क्या एक ऑप्शन ये क्या दे रहे हैं कि जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, दे शुड बी बिल्ड क्लोजर टू वेयर कोल इज माइंड. जहाँ पे कोल माइनिंग होता है उसी के पास पावर प्लांट होना चाहिए, क्योंकि जो कोल का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है. तो अगर हम कोल पावर प्लांट्स को अगर हम नज़दीक रखेंगे कोल माइनिंग के, तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बच जाएगा. उस पैसे को हम यूज़ कर सकते हैं टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ओके, सो दैट दे जनरेट लेस एमिशन. नाउ द नेक्स्ट इज हम एक और है आर्टिकल उसको यहीं इसी के साथ कर लेते हैं. सो नाउ सी ट्रांजिशंस के बारे में. सो वर्ल्ड टॉक्स अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन बट नेशंस येट टू इन्वेस्ट. तो यहाँ पर हम देखेंगे दैट द वर्ल्ड दे हैज बीन टॉकिंग अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन बट नेशंस आर येट टू इन्वेस्ट इन इट. तो यहाँ पे ये जो G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप है मीटिंग उस अंडर इंडिया प्रेसिडेंसी वो चल रहा था, ठीक है ना. दैट इंडिया इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर श्री R.K. सिंह. तो ही इज सेइंग दैट द फोकस ऑफ द वर्ल्ड शुड आल्सो बी ऑन एक्सेस टू फाइनेंस फॉर मूविंग टू क्लीन एनर्जी
and low cost financing for energy transition. So this is one of the demand of developing countries, that they need finance help from developed countries to make an energy transition. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो इंडिया के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए ये इस पैराग्राफ में मेंशन्ड है, इंडिया इज वर्किंग टू improve energy storage although supply chain issues of lithium required for energy storage batteries would have to be sorted out. तो जो the key challenges around battery storage were high cost and limitation of lithium supply. This is the main problem. तो हमें बैटरी स्टोरेज सप्लाई चेन चाहिए, हमें बैटरी स्टोरेज के लिए इक्विपमेंट चाहिए, but the challenge is battery storage equipments, they have very high cost and there is limitation to lithium supply. Okay, the next is that India ranks among the top 5 nations in the global climate change performance index and reached the 2030 target of ensuring, देखिए 40% installed capacity in non fossil sources by 2021. अब जो करंट कैपेसिटी है नॉन फॉसिल सोर्सेज का वो कितना है 42%. ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे दैट द कंट्रीज पर कैपिटा एमिशन वाज 1/3 ऑफ द ग्लोबल एवरेज. ठीक है, एंड द कंट्री हैज आल्सो मैंडेट टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070 रीचिंग 500 गीगावाट ऑफ पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030 and get 50% of its energy requirements from renewable energy by 2030. अब ये जो एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप है इसका फोकस देखो किस पे है, तो सी द फर्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग विल फोकस ऑन एनर्जी ट्रांजिशन बाय एड्रेसिंग टेक्नोलॉजी गैप्स, लॉस कॉस्ट फाइनेंसिंग, ओके, फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी सिक्योरिटी एंड डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स, एनर्जी एफिशिएंसी, फ्यूल्स फॉर द फ्यूचर and universal access to clean energy. Now coming to the latest report, All India Survey on Higher Education. So this All India Survey on Higher Education, this is for the year 2020-21, okay, and it has revised the gross enrollment ratio in higher education for the previous 4 years. ठीक है, it was released by Union Ministry of Education. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस यूज किया गया है, ठीक है ना, टू रिवाइज द फिगर. द नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश कैपिटल कॉन्ड्रम. ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आंध्र प्रदेश इट वाज बाइफरकेटेड इन 2014 बाय पासिंग द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014. तो आंध्र प्रदेश का फॉर्मर कैपिटल हैदराबाद था, बट दैट वेंट टू द न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना. सो नाउ यहाँ पे बात चल रही है कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या होगा. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब चंद्रबाबू नायडू ऑफ तेलुगु देशम पार्टी व्हेन ही केम टू पावर इन जून 2014, सो ही पास द एक्ट आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, ओके, एंड ही वाज ऑफ द व्यू ऑफ डेवलपिंग अमरावती एज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश. तो यहाँ पे क्या हुआ कि लैंड की जरूरत थी टू मेक अ न्यू कैपिटल. So a land pooling scheme was offered to the farmers in the capital region and 33,000 acres were acquired for building the capital. ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी हिस्ट्री है वो ये है कि in 2014 there was Siva Ramakrishnan committee which favored decentralization, ठीक है, and it suggested that Vizag sub region to be a potential capital space. But मतलब उसने भी कमिटी ने कहा कि विशाखापट्टनम को हम कैपिटल बना सकते हैं. But Mr. Naidu, okay, Chandrababu Naidu, he said that Visakhapatnam is already a developed city. Okay, so let's have a new greenfield capital for the state, that was Amravati. उसके बाद 2019 में YSR कांग्रेस जो थे, it defeated the TDP and it formed the government, okay, and it appointed GN Rao committee to give reports on decentralized capital idea. तो इस रिपोर्ट के बेसिस पे जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने 3 कैपिटल प्रपोज किया. That is Visakhapatnam as executive capital, Kurnool as the judicial capital और अमरावती as the legislative capital. उसके बाद जो फार्मर्स जिन्होंने अपना लैंड दिया था लैंड पूलिंग में, अब उन्होंने देखा कि कोई भी कैपिटल जो है मतलब जो पहले जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था अब तो वो नहीं हो रहा है क्योंकि अमरावती में सिर्फ लेजिस्लेटिव कैपिटल आ रहा है. सो यहाँ पे क्या हुआ कि फार्मर्स दे अप्रोच द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और उसके बाद मार्च 2022 में जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट था उसने वर्डिक्ट दिया that the state government should follow with the earlier AP CRDA Act where Amravati would be the state capital. उसके बाद इस जजमेंट के अगेंस्ट अपील फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद नवंबर 28, 2022 में द सुप्रीम कोर्ट स्टेट द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट्स ऑर्डर फॉर डेवलपिंग अमरावती एज द ओनली कैपिटल ऑफ द स्टेट, सेइंग
courts can't act as a town planner, but it has reserved its final judgment and still the issue is on. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिसेंट जो डेवलपमेंट है दैट इज ऑन जनवरी 31st Mr. Reddy, that is Y.S. Jaganmohan Reddy, who is the Chief Minister of Andhra Pradesh, he was in New Delhi at an investor summit and he has declared that Visakhapatnam will shortly become the capital and he will also be shifting to the port city. So now oppositions are saying कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल जजमेंट तो नहीं आया कैपिटल के बारे में, and now the Chief Minister is declaring Visakhapatnam as its capital. Okay. So now a senior advocate of AP High Court, G. Lakshman Ray, has written letter to Chief Justice of India citing that CM has grossly violated Section 2C of Contempt of Court Act 1971 by making the remark that Visakhapatnam will be the capital. अब हम आते हैं एक स्कीम के बारे में, ठीक है, मौलाना आज़ाद, ठीक है. So यहाँ पे it is a Maulana Azad National Fellowship. This scheme is a scholarship scheme. It is a 5-year fellowship scheme provided by the Union government to minority communities. These are Muslim, Christian, Sikh, Parsi, Buddhist and Jain. ठीक है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स लोग हैं they are saying that this scheme was very much needed for the minority communities, but यहाँ पे जो है जो इसका जो डिसबर्सल है, ठीक है, वो डिले हो रहा है, ठीक है, और जो इसकी बजटरी प्रोविजंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कट किया जा रहा है. बट दिस स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज टू कंटिन्यू विद देयर स्टडीज. द नेक्स्ट इज हिलेरी क्लिंटन पेज ट्रिब्यूट टू इला भट्ट. तो इला भट्ट पास्ड अवे, ओके, few months back. So she was the founder of SEWA. What is SEWA? Self Empowered Women's Association, which was founded by her. Okay, and if you will see that she died at the age of 18 in November in 2022. Okay, so that is important about the Ila Bhatt. Now coming from the foreign page, new long range weapons will not target Moscow, says Kiev. तो Ukrainian defense minister जो हैं Oleksiy Reznikov, he has said that he would not use new long range weapons from the west to strike targets in Russia. Okay, so this is a new development in the Russian Ukraine crisis. तो आप देखेंगे कि यूएस ने अनाउंस किया है $2.2 billion ऑफ पैकेज ऑफ आर्म्स एंड मिलिट्री फॉर यूक्रेन, ठीक है ना, विच इंक्लूड्स ओके न्यू रॉकेट प्रोपेल्ड प्रेसिशन बॉम्ब दैट कुड नियरली डबल कीव्स स्ट्राइक रेंज अगेंस्ट रशियन फोर्सेस, बट नाउ कीव इज सेइंग दैट दिस विल नॉट बी यूज्ड टू टारगेट मॉस्को, ठीक है ना. अब हमने पहले भी पढ़ा था अबाउट द जर्मनी, दैट जर्मनी विल ऑल्सो बी हेल्पिंग यूक्रेन बाय सप्लाइंग वेपन्स, ओके, बाय मार्च. तो यहाँ पे लेपर्ड टैंक के बारे में बात हुआ था, लेपर्ड टैंक. सो लेपर्ड टैंक जर्मनी हैज सेड टू सप्लाई लेपर्ड टैंक टू यूक्रेन. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.